कल हमने जीविका पर बातें की थी और जीविका पर हमने पूरी डिटेल्स बातें करी, जो मोटी-मोटी बातें पेपर में आती होंगी। आयुषी हमने पढ़ा, रेडा बुक हमने पढ़ा, पोस्टपोर्ट के बारे में बातें की, थोड़ी बातें जो तुम्हारे लेवल पे पूछी जा सकती हैं, उन पर हमारी चर्चा रही। जीविका दिवस कब मनाया जाता है, ये बात हमने कर ली थी और इसके अलावा जीविका के हाश के क्या कारण है, जीविका का महत्व क्या है, जीविका प्रवणता क्या होती है, जीविका का मापन कैसे किया जाता है, जीविका के स्तर क्या होते हैं, जो छोटी-छोटी सारी बातें इसमें आ गई थी। और अब हम बात करेंगे तुम्हारे प्राकृतिक संसाधनों के बारे में, उनका प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन याद रखिएगा। तो अगर मैं बात करूँ प्राकृतिक संसाधनों की बात करते हैं तो वे साधन या स्रोत होते हैं जो मानव के जीवित रहने के लिए आवश्यक होते हैं। वे साधन या स्रोत जो मानव के जीवित रहने के लिए आवश्यक होते हैं वो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, और जो संसाधन तुम्हें प्रकृति से प्राप्त होते हैं वो प्राकृतिक संसाधन है, याद रखिएगा। मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, वे साधन मैंने कल रिवायत रहिएगा, वे साधन या स्रोत जो मानव के जीवित रहने के लिए आवश्यक होते हैं वो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, और वो संसाधन जो प्रकृति से तुम्हें प्राप्त होते हैं प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे जल हो गया, आपकी वन हो गए, आपका इसके अलावा अगर हम बात करें तो खनिज संसाधन हो गए हैं। ऐसे करके मैं 7 संसाधनों के बारे में, ऊर्जा संसाधन हो गया, आपका मिट्टी हो गया, नम भूमि हो गई, याद रखिएगा, और समुद्र हो गए। इन 7 संसाधनों के बारे में थोड़ी-थोड़ी बातें करेंगे, याद रखिएगा। इनका प्रबंधन कैसे किया जाता है, इनका प्रबंधन कैसे किया जाता है। प्रकृति से प्राप्त होने वाले संसाधनों को प्राकृतिक संसाधन कहलाता है, और प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं सबसे पहले। प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण थोड़ा सा बता देना चाह रहा हूं तुम लोगों को। परिभाषा करने में बात थी प्राकृतिक संसाधनों की, और अब मैं यहाँ दिखा रहा हूँ प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण। प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण हम पढ़ेंगे पहले, प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण, और ये जो वर्गीकरण हम पढ़ रहे हैं ये सबसे पहले उत्पत्ति या उद्भव के आधार पर देखेंगे हम। फिर हमें बात करेंगे कि भाई समाप्त होने के आधार पर जो असमाप्य होंगे, समाप्य होंगे, इस प्रकार की चर्चा हम करेंगे। और राधे राधे सभी को नमस्कार। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे प्राकृतिक संसाधनों के वर्गीकरण में। पहला है उत्पत्ति या उद्भव के आधार पर, उत्पत्ति या उद्भव के आधार पर, उद्भव के आधार पर, इस आधार पर प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के संसाधन तुम्हारे मिलेंगे। इसके आधार पर उत्पत्ति या उद्भव के आधार पर संसाधन तुम्हें दो प्रकार के मिलने वाले हैं। पहला है जीव संसाधन, पहले है इसमें जीव संसाधन। पहला वर्गीकरण पढ़े उत्पत्ति या उद्भव के आधार पर दो प्रकार के, दो भागों में बांटे जा सकते हैं, दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के दो भागों में बांटे जा सकते हैं। इसमें पहला है जीव संसाधन। जीव से शब्द से लग रहा है कि ये जो जीवित चीजें होती हैं उनसे प्राप्त होने वाले संसाधन है हमारे। तो जीव संसाधनों में अगर बात करेंगे तो याद कर लेना, ये नाम से लग रहा है कि ये जीवित पदार्थों से प्राप्त होने वाले संसाधन होते हैं। सजीव या जीवित जो संसाधन होते हैं, सजीव या जीवित संसाधन जीव संसाधन कहलाते हैं, याद रखना, जीव संसाधन कहलाते हैं। जैसे पादप, मोस्टली तुम्हें पादपों से प्राप्त होते हैं, कहलाते हैं। पादपों से जो तुम्हें मोस्टली, या जंतुओं से जो तुम्हें चीजें प्राप्त होती हैं, जीवित जीवों से, वो तुम्हारे जीव संसाधन है, वो तुम्हारे जीव संसाधन कहलाते हैं। इसमें तुम्हारे पेड़ पौधे आते हैं और जंतु आते हैं, याद रखिएगा। जैसे पेड़ पौधे व जंतु तो जीवित चीजों से प्राप्त होते हैं, जैसे पेड़ पौधे, यदि पेड़ पौधों से जो संसाधन तुम्हें प्राप्त हो रहे हैं, पेड़ पौधे व जंतु जैसे ऊन प्राप्त होती है, दूध प्राप्त होता है आदि, तो ये तुम्हारे जीव संसाधन है। और तो जीवित संसाधन है, जीवित या सजीव जीव संसाधन, जीव संसाधन कहलाते हैं। दूसरा होता है अजीव संसाधन, और इस नाम से तुम्हें लग रहा है कि जो अजीव संसाधन होते हैं, ध्यान से सुन लेना। अजीव जब हम बात करते हैं तो ध्यान से सुनना। निर्जीव या अगर मैं बात करूं निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त संसाधन होते हैं, निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त संसाधन, वस्तुओं से प्राप्त संसाधन, प्राप्त संसाधन तुम्हारे क्या कहलाते हैं, निर्जीव या अजीवित जो वस्तुएं होती हैं, निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त संसाधन अजीव संसाधन कहलाते हैं। अजीव संसाधन कहलाते हैं, याद रखना, अजीव संसाधन कहलाते हैं। तो पहला हुआ तुम्हारा संसाधन कहलाते, पहला तुम्हारा हुआ जीवित संसाधन, जो जीवित यानी सजीव है, जीवित वस्तुओं से जो संसाधन प्राप्त होते हैं वो जीव संसाधन होते हैं। और दूसरे तुम्हारे जो निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होने वाले संसाधन होते हैं वो अजीव संसाधन कहलाते हैं। जैसे वायु हो गई, मृदा हो गई, जल हो गया आदि। जैसे वायु हो गई, जल हो गया, मृदा आदि, ये तुम्हारे अजीव संसाधन है, याद रखना, आदि ये तुम्हारे अजीव संसाधन होते हैं। तो सजीव या जीवित वस्तुओं से जो संसाधन प्राप्त है वो तुम्हारे जीवित संसाधन या जीव संसाधन है, और अजीव वस्तुओं से जो संसाधन तुम्हें प्राप्त हो रहे हैं वो तुम्हारे अजीव संसाधन होते हैं। तो ये पहला प्रकार हुआ तुम्हारा संसाधनों का, पहला प्रकार हुआ तुम्हारा संसाधनों का, याद रखिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद अगर हम बात करें तो प्राकृतिक संसाधनों को हम और दो भागों में बांट सकते हैं। दूसरा जो प्रकार का वर्गीकरण हम देखेंगे, दूसरा प्रकार काम करेंगे तुम्हारा, अगर मैं बात करूं तो ऐसे संसाधन भी होते हैं जो खत्म हो जाते हैं, या समाप्य और अक्षय संसाधन, और समाप्य और क्षय, याद रखिएगा। पहला इसमें हम समाप्य संसाधन, दूसरे में हम बात करें असमाप्य व समाप्य संसाधन। इसमें दो प्रकार के हैं, ये दो प्रकार के हैं, ये दो प्रकार के हैं। एक होता है असमाप्य, या बस देखो सामान्यतः दूसरा प्रकार पढ़े हम तो उपयोग के आधार पर हम बात करें, उपयोग के आधार पर, उपयोग के आधार पर। तो इसमें पहला आता है असमाप्य, असमाप्य या अक्षय संसाधन, असमाप्य या अक्षय संसाधन। देखो नाम से लग रहा है कि ऐसे संसाधन जो कभी खत्म नहीं होते, कभी समाप्त नहीं होते, क्षय नहीं होता है, जो कभी समाप्त नहीं होते हैं, ऐसे संसाधन तुम्हारे याद रखिएगा। ऐसे संसाधन तुम्हारे, सभी को राधे राधे, सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। पत्रिका वालों तुम तो अभी आते हो, 2-4-5 लोग अभी भी लाइव रहते हैं, बड़ी बात है, ये बड़ी बात है यार, वो भी साइंस की क्लास में। चलिए तो बात कर रहे थे पहला, तो नाम से लग रहा है कि ऐसे संसाधन जो कभी समाप्त नहीं होंगे या जिनका कभी क्षय नहीं होगा वो असमाप्य या अक्षय संसाधन कहलाते हैं। इनसे स्पष्ट लग रहा है तो ये असीमित मात्रा में होते हैं। ये संसाधन प्रकृति में, ये संसाधन प्रकृति में, ये संसाधन प्रकृति में, याद रखना, प्रकृति में असीमित मात्रा में होते हैं। सीमित नहीं है, असीमित मात्रा है, असीमित मात्रा में होते हैं, असीमित मात्रा में होते हैं, मात्रा में होते हैं, मतलब ये असीमित मात्रा में, जिनका कोई सीमा नहीं, सीमित नहीं है, मतलब प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इनका अधिकतम उपयोग करने के बाद भी ये समाप्त नहीं होंगे, याद रखना। इनका अधिकतम उपयोग करने के बाद भी, इनका अधिकतम उपयोग करने के बाद भी, उपयोग करने के बाद भी, उपयोग करने के बाद भी, करने के बाद भी ये समाप्त नहीं होंगे, समाप्त नहीं होंगे, नहीं होंगे। इन्हीं को कहेंगे हम ये असमाप्य या अक्षय, क्षय का मतलब जिनका क्षय नहीं होता हो, तो खराब नहीं होते हो, तो समाप्त नहीं होंगे। असमाप्य संसाधन यानी असमाप्य या अक्षय संसाधन कहलाते हैं, अक्षय संसाधन कहलाते हैं, याद रखना, ये अक्षय संसाधन कहलाते हैं। यानी ऐसे संसाधन जो कभी खराब खत्म नहीं होंगे, सीमित मात्रा में जितना उपयोग करोगे करते रहोगे, कभी खत्म नहीं होने वाले हैं। तो इस प्रकार के तुम्हारे संसाधन असमाप्य संसाधन कहलाते हैं। जैसे सौर ऊर्जा होती है, पवन ऊर्जा होती है, परमाणु ऊर्जा होती है, जवायु ऊर्जा होती है आदि। जैसे 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 सौर ऊर्जा, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जब तक पृथ्वी है पवन भी रहेगी,
ज्वारीय ऊर्जा, समुद्रों से जो पानी का ज्वारीय ऊर्जा, ज्वार भाटे वाली ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा होगी। परमाणु की ऊर्जा होगी, परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, वर्षा, ये जो जल होगा उस वाली ऊर्जा आदि, ये वो ऊर्जाएं होती हैं जो कभी समाप्त नहीं होंगी, वो हमेशा इस पृथ्वी पर बनी रहेंगी। इनका कितना भी तुम उपयोग कर लो, ये कभी समाप्त नहीं होने वाली होती हैं। तो ऐसी ऊर्जाओं को या ऐसे संसाधनों को हम असमाप्य या अक्षय संसाधन कहते हैं, जिनका कभी क्षय नहीं होता है। दूसरे प्रकार के जो संसाधन तुम्हारे होते हैं वो समाप्य होते हैं, मतलब इसका नाम से लग रहा है ये वो संसाधन होंगे, ध्यान रखना, ये वो संसाधन होंगे जो प्रकृति में सीमित मात्रा में होंगे और जिनका तुम अधिकतम उपयोग कर दोगे तो वो फिर समाप्त भी हो जाएंगे, याद रखिएगा। तो ऐसे संसाधन तुम्हारे समाप्य या अक्षय संसाधन कहलाते हैं। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ध्यान सुन लेना। दूसरे प्रकार के जो संसाधन तुम्हारे मिलेंगे ये समाप्य या क्षय संसाधन होते हैं। इनके लिए लिखेंगे कि वे संसाधन जो सीमित मात्रा में होते हैं, वे संसाधन जो सीमित मात्रा में होते हैं, याद रखना, सीमित मात्रा में होते हैं। वे संसाधन जो सीमित मात्रा में होते हैं, सीमित मात्रा में होते हैं, तथा जिनका अधिकतम उपयोग करने के बाद वो समाप्त हो जाते हैं, तथा जिनका अधिकतम उपयोग करने के बाद वे समाप्त हो जाएंगे, समाप्य या क्षय संसाधन कहलाते हैं, समाप्य या क्षय संसाधन कहलाते हैं। ये बात इंपोर्टेंट है। ये ऐसे संसाधन होते हैं जो सीमित मात्रा में है और जिनका उपयोग तुमने कर लिया, अधिकतम उपयोग अगर तुमने कर लिया है तो ये संसाधन तुम्हारे खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, और इसीलिए इनका विवेकतापूर्ण संसाधनों, इनका सही तरीके से विवेकपूर्ण तरीके से इनका उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। इनका उपयोग अगर हम बात करें, ध्यान में इनका उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से किया जाता है, विवेकपूर्ण तरीके से किया जाता है, याद रखिएगा। ये वो संसाधन होंगे जिनका उपयोग तुम विवेकपूर्ण तरीके से करोगे तो ये तुम्हारे संसाधन क्या कहलाते हैं, याद रखिएगा। ये तुम्हारे संसाधन समाप्य या क्षय संसाधन कहलाएंगे। इनको पुनः दो भागों में बांटा जाता है, याद रखिएगा। इनको पुनः दो भागों में बांटा जा सकता है। एक नवीकरणीय संसाधन होते हैं, याद रखना, नवीकरणीय संसाधन को अनवीकरणीय, ध्यान सुनना, पुनः दो भागों में बांटा गया है। पहला है नवीकरणीय संसाधन को पुनः दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला नवीकरणीय का मतलब समझना कि ये संसाधन होते हैं इनका सही तरीके से उपयोग किया जाए तो इनका पुनः उत्पादन भी किया जा सकता है और ये संसाधन उपयोग में आने के बाद इनका पुनः निर्माण भी किया जा सकता है, याद रखिएगा। तो पहला इसमें नवीकरणीय संसाधनों में बात करूं, ये प्रकृति के जैविक संसाधन होते हैं, ये प्रकृति के जैविक संसाधन होते हैं, याद रखिएगा। ये प्रकृति के जैविक संसाधन होते हैं, जैसे तुम्हारे कृषि हो गया, ये प्रकृति के, याद रखिएगा, तुम्हारे अगर मैं बात करूं जैविक संसाधन होते हैं, ये प्रकृति के जैविक संसाधन होते हैं, जैसे कृषि हो गया, वन हो गया, घास आदि, जैसे वन हो गया, कृषि हो गया, घास स्थल हो गया, वन हो गया, कृषि हो गया, घास स्थल हो गया, जीव जंतु हो गए आदि, घास स्थल, जीव जंतु आदि। और इनका तुम उपयोग कर लो, उपयोग करने के बाद इनका पुनः निर्माण भी आराम से किया जा सकता है, याद रखना। इन संसाधनों का उपयोग करने के बाद, इन संसाधनों का उपयोग करने के बाद, याद रखना, इन संसाधनों का उपयोग करने के बाद उनकी वृद्धि और इनका पुनः उत्पादन सही तरीके से उपयोग में लाया जाए, उनका आराम से किया जा सकता है। करने के बाद, इन संसाधनों का उपयोग करने के बाद इनका पुनः उत्पादन किया जा सकता है, याद रखना। तो ये नवीकरणीय संसाधन होंगे। तुमने वन है, इन वनों का तुमने उपयोग कर लिया, इनको काट दिया तो दोबारा नए वन को आराम से लगा सकते हो। घास पाला तुमने उपयोग में ले लिया है, उस घास को दोबारा भी तुम आराम से लगा सकते हो, याद रखिएगा। कृषि चीजें जो है वो कृषि का उपयोग अगर तुम लोगों ने कर लिया है तो वहां पर दोबारा कृषि भी तुम कर सकते हो। ये तुम्हारा कहलाते हैं नवीकरणीय संसाधन, जो प्रकृति में जैविक संसाधन होते हैं, जैसे वन हो गया तुम्हारा, वन के अलावा कृषि, घास, जीव जंतु, और इन संसाधनों का तुम दोबारा आराम से उपयोग कर सकते हो, याद रखना। ये बात याद कर लेना, एक सेकंड रुकिएगा। व्यवधान है, याद रखिएगा। तो ये प्रकृति के जैविक संसाधन होते हैं, जैसे वन, कृषि, देखो वन है, कृषि है, घास, जीव जंतु है, इनका तो उपयोग भी कर सकते हो। उपयोग करने के बाद इनका पुनः उत्पादन भी किया जा सकता है, और जिन चीजों का पुनः उत्पादन हो जाता है तो वही तुम्हारे नवीकरणीय संसाधन होते हैं। जैसे जीव जंतु की बात करो, तुम लोग मांसाहारी लोग हो और तुम लोग अगर जीव बकरे खा रहे हो तो बकरों का उत्पादन भी आराम से कर सकते हो। तुम अंडे वंडे का जीव आनंद लिया, तुम लोगों ने अंडों का उत्पादन भी तुम कर सकते हो। तुमने वनों का उपयोग करके तुम नए वन तुम लगा सकते हो। ऐसे संसाधन जिनका पुनः उपयोग, इनका उपयोग करने के बाद जिनका पुनः उत्पादन किया जा सकता है वो तुम्हारे नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, याद रखिएगा। और ऐसे संसाधन होते हैं जिनका उपयोग करने के बाद दोबारा अगर उनको उत्पादन नहीं किया जा सकता वो तुम्हारे अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। तो ये तुम्हारे अनवीकरणीय संसाधनों की बात करें, अनवीकरणीय संसाधन ये अजैव संसाधन होते हैं, ये अजैव संसाधन होते हैं, अजैव संसाधन होते हैं जिनका उपयोग करने के बाद उनका पुनः उत्पादन नहीं किया जा सकता है, याद रखिएगा, नहीं किया जा सकता है। अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, याद रखना, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं।
तो ये वो संसाधन होते हैं जिनका अगर तुम उपयोग कर लोगे तो दोबारा उनका पुनः उत्पादन नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे संसाधनों को हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं, याद रख लेना, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे तुम्हारा पेट्रोलियम है, जैसे पेट्रोलियम में अगर मैं बात करूं, जैसे पेट्रोलियम और पेट्रोलियम में अगर मैं बात करूं तो पेट्रोल हो गया तुम्हारा, जितना तुम्हारा जीवाश्म ईंधन हो गया, पेट्रोलियम को मैं लिख सकता हूं जीवाश्म ईंधन। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं जैसे 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 मतलब कैसे, जैसे जीवाश्म ईंधन जो जीवों के अंश से बना है जीवाश्म ईंधन, और जीवाश्म ईंधन में पेट्रोलियम आ गया, और पेट्रोलियम में तुम्हारी सारी कहानी आ गई है। इसी पेट्रोलियम में पेट्रोल भी आ गया है, इसी में तुम्हारा डीजल भी आ गया है, इसी में तुम्हारा केरोसिन भी आ गया है, इसी में तुम्हारा केरोसिन आ गया केरोसिन, और इसी में तुम्हारा कोयला आ गया। सब जीवाश्म ईंधन है कोयला। अगर तुम इनका उपयोग कर लोगे तो इनको दोबारा थोड़ी बना पाओगे, तुम दोबारा थोड़ी बना। पेट्रोलियम में सारी बातें आती है, ध्यान रखना, पेट्रोलियम में पेट्रोल भी आता है, डीजल भी आती है, केरोसिन भी आता है, कोयला भी आता है, सभी आ जाते हैं। और इनका उपयोग अगर तुम एक बार कर लेते हो तो इनका दोबारा उपयोग में आना खतरनाक हो जाता है। जैसे अगर मैं इसके अलावा भी बात करूं, जैसे जैसे खनिज संसाधन तुम्हारे, जैसे कुछ खनिज संसाधन है, खनिज संसाधन है जैसे तुम्हारे लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, तांबा हो गया। इनका अगर तुम एक बार उपयोग कर लेते हो तो उस स्थान से तुम्हारे दोबारा थोड़ी बनेगा। जैसे केजरी खानों से तुमने तांबा निकाल लिया, अब वहां दोबारा तांबा थोड़ी बन पाएगा। जो तांबा तुम उपयोग कर चुके हो अब वापस थोड़ी बन पाएंगे, वो याद रखिएगा। तो ऐसे संसाधन तुम्हारे क्या कहलाते हैं, याद रखिएगा, ऐसे संसाधन तुम्हारे कहलाते हैं, याद कीजिएगा, ऐसे संसाधन तुम्हारे कहलाते हैं कि अनवीकरणीय। इसमें तुम्हारे एक और लिख सकते हैं खनिज संसाधन हो गए, जैसे भाई कहता हूं खनिज संसाधन हो गए। इसी के अंदर मैं कहता हूं प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस, तुम्हारी प्राकृतिक गैस। तो ये तुम्हारे ऐसे संसाधन है जिनका तुम एक बार उपयोग कर लोगे तो दोबारा इनका उत्पादन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि प्रकृति में अजैव पदार्थों से बनने वाले संसाधन होते हैं, अपने आप बनते हैं, याद रखिएगा। तो इनका उपयोग हो गया फिर दोबारा इनको नहीं बनाया जा सकता है। तो ऐसे संसाधन तुम्हारे कहलाते हैं कि ये अजैव संसाधन, या मैं इनको कहूंगा अनवीकरणीय संसाधन है। तो बात कर रहे हैं तुम्हारे संसाधनों पर, और संसाधनों पर अगर हम बात करें प्राकृतिक संसाधनों पर तो दो प्रकार से हमने संसाधनों को वर्गीकृत किया है। कौन कौन से दो प्रकार है, ध्यान से सुन लेना। पहले तो मैंने आप लोगों को बताया कि संसाधन होते क्या हैं, तो दो तुम्हारे लिए उपयोग में आए, तुम्हारा जीवन स्तर सुधार पाए, तुम्हारा आर्थिक सामाजिक विकास कर पाए, ऐसे जो प्राकृतिक स्रोत या कृत्रिम स्रोत भी रहेंगे तुम्हारे, ऐसी वस्तुएं स्रोत तुम्हारे संसाधन कहलाते हैं। ये जो तुम्हारे संसाधन होते हैं ना, ये तुम्हारे जो संसाधन होते हैं, आप कर लीजिएगा, जितने तुम्हारे संसाधन होते हैं तुम्हारे लिए फायदा देते हैं, तुम्हें फायदा देते हैं, इसलिए वो तुम्हारे संसाधन है। प्रकृति से तुम्हें प्राप्त होते प्राकृतिक संसाधन है। दो प्रकार से वर्गीकृत किया, पहला उत्पत्ति उपभोग के आधार पर, दो प्रकार से जीव, तो जीवों से प्राप्त होते पेड़ पौधे घास वास जंतु सब इसमें आ गए। अजैव में नजीव पदार्थों से प्राप्त होते हैं, अभी बताया था। जीव संसाधनों का तुम नवीकरण कर सकते हो, इनका तुम नवीकरण नहीं कर सकते, तो ये अनवीकरण में आ जाएंगे, तुम्हारे याद रखना। और इसके अलावा ये वायु अजैव संसाधन है, लेकिन वायु का तुम हमेशा दोबारा भी निर्माण कर सकते हो। अगर पसंद है तो तुम्हारे कैसे वायु जल मृदा कैसे संसाधन है, जैव है, जैव है, याद रखना अजैव संसाधन है, ये सब ये तुम्हारे अजैव संसाधन है। और दूसरे अगर मैं बात करूं यहाँ पर दूसरा प्रकार जो हमें उपयोग के आधार पर पड़ा है, समाप्य या असमाप्य। असमाप्य ऐसे संसाधन होते हैं जिनका वो जो जिनका जितना तुम उपयोग करोगे ये कभी खत्म नहीं होने वाले होते हैं, और इनका पुनः उत्पादन तुम आराम से कर सकते हो। तो ऐसे संसाधन तुम्हारे याद कीजिएगा असमाप्य या ऐसे संसाधन कहलाते हैं। सौर ऊर्जा, पवन जवायु, परमाणु ऊर्जा, समुद्री ऊर्जा, जितनी तुम्हारी ऊर्जा है वो सब इसमें आ जाती है। दूसरे समाप्य जिनका उपयोग अगर तुम कर लोगे तो ये दोबारा फिर नहीं बन पाएंगे, याद रखिएगा। तो असमाप्य अक्षय संसाधन होते हैं जिनको जो खत्म हो जाएंगे, इनको उपयोग विवेक तरीके से किया जाता है। इनको पुनः दो भागों में जिनको दोबारा बनाया जा सकता है वो नवीकरणीय होंगे, जिनका दोबारा उत्पादन किया जा सकता है, और जिनका दोबारा उत्पादन नहीं किया जा सकता वो तुम्हारे नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, याद रखना। तो ये कहानी होगी तुम्हारे संसाधनों के प्रकार की। तो उम्मीद करता हूं कि तुम लोगों को संसाधन समझ में आए होंगे, और प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम प्रयोग अगर तुम्हें करना है तो दक्षतापूर्वक करना चाहिए। मैं नोट लिख रहा हूं, ध्यान रखना। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग जो होता है वो दक्षतापूर्वक और सोच समझ कर ही करना चाहिए। तो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग जो है वो दक्षतापूर्वक करना चाहिए, अगर इस प्रकार करोगे करना चाहिए, दक्षतापूर्वक करना चाहिए। क्यों करना चाहिए ऐसा? क्योंकि जो संसाधन होते हैं, क्योंकि ये संसाधन जो होते हैं, इन संसाधनों का क्योंकि ये संसाधन लंबे समय तक हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। अतः इन पर दबाव कम होना चाहिए, याद रखना ये बात। अब इन पर दबाव कम होगा और उनका आराम से हम उपयोग करते रहेंगे तो लंबे समय तक चलेंगे, हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करेंगे, याद रखना। तो इन संसाधनों के प्रबंधन से, याद रखना, अब क्या होगा, अब बात समझना। इन संसाधनों के जो प्राकृतिक संसाधन है, इन संसाधनों के प्रबंधन से क्या होगा, ध्यान रखना। तो पारिस्थितिक संतुलन बना रहता है, पारिस्थितिक संतुलन बना रहता है, याद रखना, संतुलन बना रहता है। अगर तुम इनका उपयोग इन संसाधनों के प्रबंधन से क्या होगा, प्राकृतिक संतुलन बना रहेगा, पहली बात इंपॉर्टेंट ये रहेगी। और दूसरा सबसे बात ये है कि जैव विविधता का संरक्षण होगा, और दूसरा इससे क्या होगा, जैव विविधता का संरक्षण होगा, याद रखना, जैव विविधता का क्या होगा, संरक्षण होगा। और जो तुम्हारे टॉपिक होता है सतत विकास की अवधारणा को बल मिलेगा, सतत विकास की अवधारणा को बल मिलेगा, इसे अवधारणा को बल मिलेगा। तो अगर जितने संसाधन में तुम्हें दिखाए हैं, चाहे वो जैविक संसाधन है, अजैविक संसाधन है, या मैं अगर बात करूं यहाँ पर तुम्हारे समाप्य या असमाप्य संसाधन है, या नवीकरणीय है या अनवीकरणीय संसाधन है, और अगर इन संसाधनों का तुम प्रबंधन करोगे तो पारिस्थितिक संतुलन बना रहेगा, जैव विविधता का संरक्षण होगा, और सतत विकास की अवधारणा को इससे बल मिलता चला जाएगा, याद रखिएगा। तो कल मैंने आप लोगों को बताया था बहुत सारी बातें हमने की थी, याद रखिएगा। तो सबसे पहले हम अब जो 7 संसाधनों के बारे में हमने बात करनी है, जल संसाधन हो गया, समुद्री संसाधन, वन, घास, इस प्रकार जो 7 आधार भूमियां खनिज संसाधन को चर्चा करते हैं कि प्रबंधन कैसे किया जाए। तो खनिज संसाधनों का प्रबंधन, सबसे पहले खनिज संसाधनों का प्रबंधन पहले है जल प्रबंधन। बात पढ़ने उसमें से पहला जल प्रबंधन पढ़ा, याद रखें। 75% भाग पर जल है, ठीक है।
जल है, यानी पृथ्वी के 70% से 75% भाग पर जल। इसमें से 97.5% जल पीने योग्य नहीं, केवल 2.5% जल योग्य है। क्या मतलब पीना, फसलों में देना उसके योग्य है, जल योग्य है, पीने के योग्य, कपड़े धोने योग्य है, पीने योग्य नहीं, केवल 2.5% जल योग्य है, याद रखना। तुम्हारा जो जल होता है वो एक नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन होता है, याद रखिएगा। तो अगर मैं बात करूं, जल एक नवीकरणीय संसाधन है। तो जल को तुम दोबारा बना सकते हो, बनाया जा सकता है, वर्षा से जल वापस बनता रिसाइकिल होता रहता है। तो इस प्रकार जल एक नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन याद रखना, जल क्या है? एक नवीकरणीय संसाधन होता है। नवीकरणीय संसाधन है जो सभी जीवों के लिए आवश्यक होता है, याद रखना। जो सभी जीवों के लिए आवश्यक है, वो पेड़ पौधे हैं, जो जंतु है, सभी जीवों के लिए आवश्यक है, सभी जीवों के लिए आवश्यक है, सभी जीवों के लिए आवश्यक है। सभी जीव अपनी जैविक क्रियाएं, सभी जीव अपनी जैविक क्रियाएं या उपापचय क्रियाएं होती हैं। सभी जीव अपनी जैविक क्रियाएं या उपापचय क्रियाएं, उपापचय मतलब रासायनिक क्रियाएं, उपापचय क्रियाओं का मतलब रासायनिक क्रियाएं, उपापचय क्रियाएं, सभी जीव अपनी जैविक या रासायनिक क्रियाएं जो होती हैं, उपापचय क्रियाएं जलीय माध्यम में करते हैं। सभी जीव अपनी जैविक क्रियाएं या जितनी उपापचय क्रियाएं होती हैं, सबके सब जलीय माध्यम में करते हैं, याद रखना, माध्यम में करते हैं। और अगर मैं बात करूं जल प्रबंधन कुछ जो तरीके होते हैं, जल का प्रबंधन हमने करना है। जल एक प्राथमिक आवश्यकता है, और प्राथमिक आवश्यकता तो 97.5% जल तुम्हारे काम नहीं, उस 5% जल काम का उसका उपयोग हम किस तरीके से करना है, उसका प्रबंधन कैसे करना है। तो जल प्रबंधन के क्या क्या तरीके रह सकते हैं, ध्यान सुनना। जल प्रबंधन के तरीके क्या रहेंगे, पूरा फास्ट चल रहा हूं। जल प्रबंधन के तरीके आसान चीजें हैं। जल प्रबंधन के तरीके क्या क्या, जल प्रबंधन के तरीके रहेंगे, याद रखना, ये इंपोर्टेंट है। 71% पता है पार्वती, लेकिन कई किताबें हमारी विज्ञान की जो किताबें होती हैं, पार्वती को बहुत सी किताबें 70%, 10वीं किताब देखना, 10वीं किताब देखना जिसमें 70% लिखा होगा, तो बायोलॉजी की बायोलॉजी की किताब में 75% लिखा हुआ है, और आप ज्योग्राफी वाली 71% बता रहे हैं, बिल्कुल होता भी होगा। मैंने 70% दोनों की बात बता दी। जल प्रबंधन के तरीके क्या रहेंगे, हम साइंस के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, तुम लोग ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग बात करते हो, इसी वजह से। तो बांध बनाकर, बांध एवं डैम बनाकर, जल प्रबंधन के तरीकों में पहला क्या करेंगे, बांध बनाओ, बांध व डैम बनाकर, तालाब व झील बनाकर। पुराने जमाने में देखा होगा लोग तालाब बनाते थे, झीलें करते हैं, झीलें बनाया करते, तालाब व झील बनाकर, तालाब व झील बनाकर हम आपके जल प्रबंधन को कर सकते हैं। बांध बनाकर, डैम बनाकर, याद रखिएगा, बांध या बनाकर आदि का निर्माण करके हम इसको बता सकते हैं। और इसके अलावा समय समय पर जो बड़े बड़े बांध होते हैं, उनमें जो गाद होती है उसको हटाकर समय समय पर बड़े बड़े बांधों से जो मिट्टी जमी हो जाती है उसको निकालकर, बांधों से गाद हटाकर, गाद मतलब जो उसमें मिट्टी पड़ी होती है, कीचड़ पड़ा होता है, गाद हटाकर उसमें हम जल का प्रबंधन कर सकते हैं, उसको जल स्टोर कर सकते हैं। समय समय बड़े बड़े बांधों से गाद हटाकर हम ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा वाटर हार्वेस्टिंग, हमारा वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा हम जल वर्षा जल का प्रबंधन करके, यानी वर्षा जल का प्रबंधन करके कर सकते हैं। इस प्रकार के इसके अलावा नहरों का निर्माण करके जल प्रबंधन को कर सकते हो, याद रखना, नहरों का निर्माण करके। इसके अलावा भी क्या है, तो बूंद बूंद सिंचाई का उपयोग अगर तुम करोगे, सिंचाई में सुधार लाकर बूंद बूंद सिंचाई पद्धति या फव्वारा पद्धति जिसको कहते हैं, सिंचाई पद्धति में सुधार करके जैसे मान लो कि जैसे बूंद बूंद पद्धति होती है, खेतों के अंदर बूंद बूंद वाली पद्धति, इसको तुम बोलते हो, याद रखिएगा, बूंद बूंद सिंचाई पद्धति। जो व्यवस्था होती है इस प्रकार फव्वारा पद्धति के द्वारा, बूंद बूंद सिंचाई पद्धति के द्वारा, बूंद बूंद सिंचाई पद्धति, फव्वारा पद्धति इसको बोला जाता है, इसके द्वारा तुम इसका प्रबंधन कर सकते हो। सिंचाई पद्धति व फव्वारा पद्धति, तो ये तुम्हारे जल प्रबंधन के तरीके हैं। कैसे कैसे हैं, बांध या डैम बनाकर, तालाब या झील बनाकर, याद रखना, इस प्रकार तुम आपका जल का प्रबंधन कर सकते हो। इसके अलावा और क्या विधियां रहेंगी, अगर मैं राजस्थान के संदर्भ में देखूं, ध्यान सुनना मेरी बात को आपसे, अगर मैं राजस्थान के संदर्भ में देखूं तो उन्होंने देखा होगा कि राजस्थान में बहुत सी प्रकार की व्यवस्थाएं हुआ करती थी, जिससे वो वर्षा के जल का प्रबंधन करते थे। लोग पुराने जमाने में लोग जो थे वो कई प्रकार की व्यवस्था इसमें करते थे, याद रखिएगा। तो राजस्थान के संदर्भ में अगर देखा जाऊं, तो राजस्थान के संदर्भ में कुछ दो बातें मैं बताना चाहता हूँ। राजस्थान के संदर्भ में वर्षा जल का संग्रहण कैसे किया जाता था, लोग लिख लेता हूँ। तो राजस्थान के संदर्भ में अगर मैं लिखूंगा, राजस्थान के संदर्भ में वर्षा जल संग्रहण कैसे किया जाता, वर्षा संग्रहण कैसे करते थे। तो राजस्थान के संदर्भ में अगर देखा जाए तो वर्षा जल संग्रहण की कई विधियां हुआ करती थी। वर्षा जल संग्रहण की कई विधियां होती थी, जिसमें खड़ी होता था, तालाब बनाए जाते थे, संग्रहण की विधियां। ये कौन कौन सी विधियां होती थी, तो खड़ी बनाते थे, याद रखना, खड़ी में क्या होता था कि ये खड़ी मिट्टी का बनाया अस्थायी तालाब होता है, मिट्टी का बना अस्थायी तालाब था, मिट्टी का बना अस्थायी तालाब था। मैंने 10 किताबों में लिखे पड़े हैं, अस्थायी तालाब था, जिसकी तरफ दो तरफ मिट्टियां थी और एक तरफ पत्थरों का एक दीवार बनाई जाती थी, याद रखना। और जब इसमें पानी सूख जाता था तो उस पर खेती की जाती थी, याद रखिएगा। तो ये मिट्टी का बना अस्थायी तालाब हुआ करता था। फिर दूसरा था तालाब। अच्छा, ये तो खड़ी बनाई जाती थी, ढलान वाली भूमि बनाई जाती थी, ढलान वाली भूमि में बनता था, याद रखना, खड़ी मतलब इसमें वर्षा का जल आता था, वहां पर संग्रह दो तरफ मिट्टियों से बांध बने होते थे और एक तरफ इनमें पत्थरों का ढांचा रखा होता था। मतलब ये खड़ी भर जाती थी तो दूसरी खड़ी भी होती थी, तो पहले दिन का पानी दूसरी खड़ी में जाया करता था, ये अस्थायी तालाब हुआ करते थे, याद रखिए। दूसरा वास्तव में तालाब, तो लोगों ने पढ़ा होगा कि राजस्थान में बहुत सारे तालाब, गांव में आज भी देखा होगा कि हमारे गांव में तालाब बनाए जाते हैं, याद रखना। तो सबसे प्राचीन पद्धति आती है तालाब राजस्थान में, वर्षा संग्रहण की प्राचीनतम पद्धति है, याद रखना, प्राचीनतम पद्धति
देखिए जी बड़ा इसको लिख देना, प्राचीनतम पद्धति। तो राजस्थान में वर्षा संग्रहण की प्राचीनतम पद्धति हुआ करती तालाब, और ये तालाब जो थे याद रखिएगा, ये तालाब जो थे वो आज भी हमारे गाँव में देखने को मिलते हैं, आज भी मिलते हैं, याद रखिएगा। और तीसरा जो था वो झील, तीसरा जो था झील। अच्छा तालाब की खास बात सुना तुम, क्योंकि किताब में लिखा है महिलाओं के तालाब अलग बनाए जाते थे, पुरुषों के तालाब अलग बनाए जाते थे, नहाने के लिए पानी अलग रखा जाता था। महिलाओं के तालाब अलग हुआ करते थे, पुरुषों के तालाब अलग हुआ करते थे। ये बात भी हमारे राजस्थान के संदर्भ में है, याद रखना। झील प्राकृतिक भी होती थी, कृत्रिम भी होती थी। ये प्राकृतिक व कृत्रिम दोनों प्रकार की हुआ करती थी, प्राकृतिक झील भी हुआ करती थी, ये प्राकृतिक व कृत्रिम दोनों प्रकार की हुआ करती थी, कृत्रिम दोनों प्रकार की थी, याद रखना। और ये भी वर्षा संग्रहण की प्राचीनतम पद्धति है, याद रखना। ये भी तुम्हारी जो झील होती है ये प्राचीनतम पद्धति होती है। और खास बात तुम याद रखना, ये जो जल संग्रहण होता था इसके द्वारा झीलों के द्वारा कुओं का, बावड़ियों का और कुंडों का जल अपने में साइकिल से पानी रिश्ता था, नीचे जाता था, वो पानी के कुओं में और बावड़ियों में और कुंडों के अंदर संग्रहित रहता था, याद रखना। तो ये झील थी। इसके बाद छोटा था तुम्हारा बावड़ी, ये अति प्राचीनतम पद्धति भी देखो, ये जल संग्रहण की अति प्राचीनतम है। तालाब और झील क्या है, ये जल संग्रहण की अति प्राचीनतम पद्धति। देखो इस किताब में ये लिखा हुआ है, बताओ कि बावड़ी की बात करते थे, ड्रिप सिंचाई बहुत बढ़िया, ड्रिप सिंचाई हुआ करती थी। बबलू शर्मा आज है, आप लोग बस के लोग हैं भी आज। मैं तुम्हें देखता नहीं कभी, तुम सबसे लोग दो चार याद राज आता है, एक सोनू जीवा आती है, दो लोग आते हैं। आज तो बबलू शर्मा भी है, पार्वती भी आई है, बहुत बढ़िया भाई। आज तो बहुत से लोग आए हुए हैं, आज तो दो तीन लोग माला से देख पा रहा हूँ। फर्स्ट ग्रेड के लोग बहुत कम रहते हैं, बहुत कम आते हैं, और फर्स्ट ग्रेड में लगभग एक लोग कंप्लीट हो चुके हैं, तो वहीं से थोड़ी बहुत बातें जो रह गई है वो करवाई जा रही हैं, याद रखना। तो झील के बाद अब चौथा जो इसमें था बावड़ी। अब ये भी तुम्हारे राजस्थान में जल संग्रहण करने की पद्धतियां हुआ करती, खड़ीम, तालाब, झील, बावड़ी, याद रखिएगा। तो इस प्रकार की बावड़ियां तुम्हें पता ही कहाँ है, तुम देखा भी होगा कि अलग अलग कलाकृतियों की बनाई जाती थी, अलग अलग बनाई जाती थी बावड़ी। बावड़ी के बाद कोबा, मैं 5वां यहाँ लिखता हूँ, कोबा, बावड़ी के साथ कोबा, ये जल संग्रहण के लिए बनाए जाते थे कोबा। तो 10वीं किताब में लिखा पड़ा है, रेगिस्तान में ये नाड़ी के आकार का होता था, नाड़ी से गहरा होता था ये कोबा, याद रखना, नाड़ी से गहरा हुआ करता था कोबा, और अंत में तुम्हारी नाड़ी, तो ये कोबा हो गया, और टप्पो के साथ नाड़ी। तो ये कुछ जल संग्रहण की विधियां पर ज्योग्राफी में होंगी, तो वहां से तुम लोग आराम से पढ़ सकते हो। राजस्थान के संदर्भ में वर्षा जल संग्रहण की कुछ विधियां हमारे सामने जो अच्छे से किताबें लिखी पड़ी हैं, प्राकृतिक संसाधनों की, याद रखना, प्राकृतिक संसाधनों के रखरखाव में ये अब आपको आना चाहिए, अब ये आपको आना चाहिए। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो खनिज संसाधनों का प्रबंधन किस प्रकार किया जाता है, तो खनिज संसाधनों की बात करें। जल के बाद दूसरी जो हमारी विधि है वो है खनिज संसाधनों का प्रबंधन, खनिज संसाधनों का प्रबंधन। सोना, चांदी, लोहा इसमें प्राप्त होते खनिज संसाधन जितने भी प्राप्त हो रहे हैं, इनका प्रबंधन किस प्रकार करें हम। खनिज संसाधनों की अगर हम बात करते हैं तो ये खनन की क्रिया द्वारा प्राप्त होते हैं। धात्विक और अधात्विक दो प्रकार के होते हैं। तो तुम्हारी अवसादी चट्टानें होती है, उनमें विभिन्न प्रकार के या जो चट्टानें होती है उनके अंदर खनिज पाए जाते हैं। तो खनिज संसाधनों की बात करें तो ये जल व स्थल दोनों से प्राप्त होते हैं, ये जल व स्थल दोनों से प्राप्त होते हैं। जो पढ़े होंगे ये धात्विक होते हैं और अधात्विक होते हैं। धात्विक व अधात्विक प्रकार के होते हैं, धात्विक व अधात्विक प्रकार के होते हैं, याद रखना, प्रकार के होते हैं। ये धात्विक व अधात्विक प्रकार के होते हैं आपके खनिज संसाधन। ये धात्विक होते हैं और अधात्विक दोनों प्रकार के होते हैं, याद रखना। और जो होते हैं और इनको खनन की क्रिया द्वारा निकाला जाता है। इनको खनन की क्रिया द्वारा जल स्थल से निकाला जाता है, क्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है, याद रखना, प्राप्त किया जाता है। छोटी छोटी बातें तो आप लोगों को आनी चाहिए, जो किताबों में लिखी पड़ी है। कौन सी क्रिया द्वारा खनिज संसाधनों को निकाला जाता है, तो खनन की क्रिया द्वारा जल से प्राप्त होते हैं और ये स्थल से भी प्राप्त होते हैं, याद रखिएगा। और अगर मैं बात करूं, अगर इनका तुम सही तरीके से उपयोग नहीं करोगे, एग्जाम्पल दिखा देता हूं, लोहा हो गया, चांदी जैसे प्राप्त किया जाता है, जैसे सोना चांदी हो गया तुम्हारा, सोना हो गया, चांदी हो गया, तांबा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया तुम्हारा, एल्यूमिनियम आग। तो इनको खनन की क्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है, इनको खनन की क्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। ये हमारे खनिज संसाधन होते हैं, और ये हमारे खनिज संसाधन होते हैं, ध्यान सुनिएगा बातों को आराम से। अगर इनको सही तरीके से उपयोग नहीं किया जाए तो ये समाप्त हो जाएंगे। अगर ये इनको अमर्यादित रूप में, यदि इनका अमर्यादित उपयोग अमर्यादित तरीके से किया जाए, यदि इनका उपयोग अमर्यादित तरीके से किया जाए, अति दोहन तरीके से करेंगे, अमर्यादित उपयोग अमर्यादित तरीके से किया जाए, मर्यादित तरीके से किया जाए, तो ये असमाप्य संसाधन है। तो ये असमाप्य है, मतलब समाप्य संसाधन है, तो ये समाप्य संसाधन है। समाप्य मतलब समाप्त हो जाएंगे, तो ये समाप्य संसाधन है जो समाप्त हो जाएंगे, संसाधन है जो तो क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। ये समाप्य संसाधन है जो समाप्त हो जाएंगे। अतः इनका प्रबंधन करना आवश्यक होता है, अतः इनका प्रबंधन आवश्यक होता है, अतः इनका प्रबंधन आवश्यक होता है। अतः इनका प्रबंधन क्या है, आवश्यक होता है। तो कैसे प्रबंधन इनका किया जा सकता है, तो याद रखना, खनिज संसाधनों के प्रबंधन की 3 आर टेक्निक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको हालांकि में मैंने सबसे पढ़े। खनिज संसाधनों के प्रबंधन के लिए 3 आर तकनीक चलती है। 3 आर तकनीक काम में ली जाती है, काम में ली जा सकती है, याद रखना, या काम में इसको लिया जाता है। 3 आर तकनीक होती है प्रयोग में लाई जाती है, 3 आर तकनीक काम में लाई जाती है, ली जाती है, लाई जाती है। 3 आर क्या है, तो खनिज संसाधनों के प्रबंधन के लिए 3 आर तकनीक जो है वो काम में ली जाती है। और 3 आर तकनीक क्या है, तो याद रखना, पहले रिड्यूस करना होता है, पहला 3 आर का मतलब रिड्यूस, फिर रीयूज किया जा सकता है उसका, और फिर रिसाइकल किया जाता है। तो ये वो टेक्निक है जिसके द्वारा हम खनिज संसाधनों का प्रबंधन कर सकते हैं। तो रिड्यूस का मतलब होता है उपयोग में कम लाओ उनको, उपयोग में कमी, उपयोग में क्या कमी। रीयूज का मतलब पुनः उपयोग में लाओ उनको, और पुनः चक्रण का मतलब रिसाइकल, उनका पुनः चक्रण करना है। इस प्रकार हम खनिज संसाधनों के प्रबंधन के लिए 3 आर तकनीक काम में लाई जाती है।
खनिज में 3R में क्या होता है याद रखिएगा, याद रखिएगा 3R का मतलब होता है रिड्यूस, उपयोग में कमी करो, रीयूज का मतलब होता है पुनः उपयोग करो, और रीसाइकल का मतलब होता है इनका पुनः चक्रण करो, याद रखना। हाल ही में इन 3R के साथ साथ हमने प्रतिस्थापन, याद रखिएगा, विकल्प और जोड़ा गया है, याद रखना। हाल ही में 3R तकनीक के साथ साथ 3R तकनीक के साथ प्रतिस्थापन मतलब इनके स्थान पर और भी किसी का उपयोग किया जा सकता है, प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन ये विकल्प भी जोड़ा गया है। 3R तकनीक के साथ साथ प्रतिस्थापन का विकल्प भी इसमें अब जोड़ा गया है, याद रखना। तो तुम्हारा प्रतिस्थापन का भी किया गया है, मतलब प्रतिस्थापन का मतलब होता है पुनः कोई चीज की खोज करना, प्रतिस्थापन विकल्प का उपयोग किया गया है। प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि आप लोग कोई और चीजों के बारे में इसके विकल्प देखो, आप लोग इसका विकल्प यानी सब्स्टिट्यूशन देखो। प्रतिस्थापन का मतलब यहाँ सब्स्टिट्यूशन से है, याद रखो, सब्स्टिट्यूशन मतलब सोने की जगह हम सोने के विकल्प के रूप में किसको देख सकते हैं, उस पर बात चल रही है। सोने की जगह हम आप लोगों ने देखा होगा आजकल जो शादियां होती हैं उसमें जो महिलाएं होती हैं, शादियां जो होती हैं जो महिलाएं होती हैं वो आजकल आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनती हैं। तो ये एक प्रकार का प्रतिस्थापन हुआ, सोने की जगह हमने किसी और चीज की ज्वेलरी उपयोग में लानी शुरू कर दी, 4-5 रुपए में साड़ी के साथ मैच भी करती है, और इस प्रकार सोना भी है और सोने के साथ हम विकल्प भी देख रहे हैं, इस प्रकार की घटना। तो महिलाएं जो है उस प्रकार की करेंगे, पुरुष पर दबाव कम हो जाएगा, पुरुष पर दबाव कम होगा तो सोने की जो मांग है वो थोड़ी घटेगी, उस प्रकार पुरुष पर दबाव कम होगा और खनिज संसाधन भी इस प्रकार बने रहेंगे, याद रखिएगा। तो हमें इस प्रकार की बातें भी करनी है। हाँ, अन्य विकल्प खोजना, चलिए कोई बात नहीं, संबंधित अन्य विकल्प खोजना, तब आपको पता लग गया होगा कि सोने के जैसा कोई विकल्प देखे ताकि हम उसको सोने की जगह विकल्प के रूप में काम कर सके। तो प्रतिस्थापन विकल्प का यानी विकल्प का उपयोग करना, कोई विकल्प प्रतिस्थापन का उपयोग करना है, विकल्प प्रतिस्थापन का उपयोग किया गया है, प्रतिस्थापन का उपयोग किया है, विकल्प का कोई विकल्प देके विकल्प का प्रबंधन करो, ये काम किया गया है। तो अब आप लोगों को ये बात पता लग गई होगी कि आखिर कहानी क्या है। दो प्रकार की चीजों पर हमने प्रबंधन की विधियां देखी हैं कि कौन कौन सी बात करनी है, जल प्रबंधन की बात हमने की है, दूसरा खनिज प्रबंधन की बात हमने की है, याद रखिए। और अब इसके बाद जो 4-5 बातें हो रही है, हमारी नमभूमि प्रबंधन किस प्रकार किया जाता है, वनों का प्रबंधन किस प्रकार किया जाता है, उन पर मृदा का प्रबंधन किस प्रकार किया जाता है, उस पर हम कल चर्चा करेंगे। कल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास वाला है वो कंप्लीट हो जाएगा, मुझे लगता है कि एक घंटा क्लास हमारी और लेनी पड़ेगी, तब जाकर ये पूरा कंप्लीट होगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि जो तुम्हें पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को, ताकि मैं ज्योग्राफी का विद्यार्थी नहीं रहा हूँ, विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ तुम्हें ज्योग्राफी वाला टॉपिक भी समझ में आया होगा। पार्वती रोड गोल्ड का उपयोग भी करते हैं लोग, बहुत सारी महिलाएं रोड गोल्ड का उपयोग भी करती हैं सोने की जगह। नकली आभूषण जिससे बनाए जाते हैं, तुम्हारे सोने जैसे बनाने जिंक सल्फाइड नकली आभूषण इसको कहते हो। और रोड गोल्ड एक ऐसा होता है, फेरस सल्फाइड जो होता है वो तो आपका होता है मूंगों का सोना जिसको कहा जाता है। और इसके अलावा आजकल रोड गोल्ड का उपयोग बढ़ा है, तो उस पर सोने की कलर करने पर भी सोने से रंग नहीं जाता, और लोगों को लगता है कि हाँ सोने का विकल्प देखा गया है। इस प्रकार धन्यवाद राज, आपको समझ में आता है, बड़ी बात है ये। तो ये रही तुम्हारी 2 बातें जो हमने पढ़ी हैं। इसके बाद 4-5 बातें रह गई और सतत विकास का टॉपिक रहता है, बस कल मैं इसको कंप्लीट करवा दूंगा और फिर चर्चा कंप्लीट हो जाएगा। फिर एक रिकॉर्डेड क्लास मुझे डालनी है, परमाणु वाली, वो भी आप डाल दी जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद कर रहा हूँ कि जो टॉपिक में दिख रहे होंगे ये समझ में आ रहे होंगे। तो 10वीं क्लास का 9वीं का प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन वहां से आपको पढ़ना ये पसंद, तुम्हारी 10वीं 9वीं किताबों से यानी वो थोड़ा देख लेना, हालांकि मैं उसको ऐड करवा रहा हूँ, थोड़ा देख लेना तुम लोग इसमें। उम्मीद है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।